प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी मेंस इज़ नॉट दैट सिंपल, इज़ नॉट दैट सो इजी। वो इतना आसान नहीं है कि मैं सुबह उठा पढ़ लिया, 1 साल का या 2 साल का कोर्स नहीं है। यू नेवर नो आपको क्वालिफाई होते होते, आपको मेंस और प्रीलिम्स को पास करते करते, इंटरव्यू पास करते करते कितने साल चले जाएंगे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिन्होंने 2-2 3-3 साल वहाँ पे अपने कुर्बान किए हैं, स्पेंड किए हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 1.5 साल में 2 साल में पास होकर निकल के आ जाते हैं। तो दैट्स अ वेरिएबल थिंग। तो अब अगर आप बीएससी कर रहे हो तो मेरी आपको सजेशन है कि अभी से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आप लेटर हाफ में आप अपने अदर सब्जेक्ट्स पे फोकस कर सको और अभी आपकी केमिस्ट्री काफ़ी तगड़ी हो जाए। तो मैं कुछ बुक्स लेके आया हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट होती है कि ऐसी बुक्स बताओ जिसमें थ्योरी भी हो और जिसमें हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर सकें। तो जो सबसे पहली बुक मैं बताऊंगा, एक कंप्लीट पैकेज जो मैं कह सकता हूँ, जो मैं पर्सनली बहुत प्रेफर करता हूँ, वो है ओपी टंडन सर का बुक ना। ओपी टंडन जीआरपी पब्लिकेशन का बुक आता है, आपको दिल्ली में या कहीं पर भी आप एक मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर थ्योरी प्लस बहुत सारे एमसीक्यू, सॉल्व एमसीक्यू, अनसॉल्व एमसीक्यूज आपको बहुत मिल जाएंगे। दूसरी बुक है, अच्छा मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। अब ओपी टंडन आपकी फिजिकल में भी आती है, इनऑर्गेनिक में भी आती है और ऑर्गेनिक की भी आती है। आप तीनों बुक्स ले सकते हो। ये आपको 12th स्टैंडर्ड लेवल का प्लस थोड़ा बहुत आपको बीएससी का प्रिपरेशन करा देंगे। एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्रॉस होते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जो 11th-12th में आप जो पढ़ते हो उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन करके आपको बीएससी में मिलता है, उसी का थोड़ी मॉडिफिकेशन करके आपको एमएससी में मिलता है। तो अगर आपका 12th लेवल तक का सॉलिड स्टेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपका एमएससी लेवल तक का सॉलिड स्टेट आराम से आसानी से निकल जाता। तो यू नीड टू मेक श्योर कि कुछ टॉपिक्स वो जो है वो 12th के, मैं आने वाले टाइम में बताऊंगी कि कौन से टॉपिक 12 लेवल तक के अच्छे हैं। कुछ टॉपिक्स है जो न्यू आते हैं, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक 11th-12th में कहीं नहीं होता, सडनली वो बीएससी में एमएससी में आ जाता है। तो उन टॉपिक के लिए आपको अलग से रेफरेंस बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वो इन बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। के.एस. वर्मा करके एक और बुक है ना। जो बच्चे थ्योरी पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, जिनको एक्चुअली थ्योरी पढ़ना है, के.एस. वर्मा इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। के.एस. वर्मा की जब आप बुक लोगे तो आपको वहाँ पे एमसीक्यू का एक बुकलेट मिलता है जिसमें उन्होंने हर चैप्टर के एमसीक्यूज दिए हुए हैं या न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं। तो के.एस. वर्मा की मेरे ख्याल से 6 बुक्स आती हैं। फिजिकल की 2 बुक्स आएंगी, ऑर्गेनिक की 2 बुक्स आएंगी, इनऑर्गेनिक की 2 बुक्स आती हैं। ये पढ़ने का फ़ायदा एक होगा कि आपकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इसमें बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है। ओपी टंडन बहुत कंसाइज है, कम भाषा में, एक बहुत कम टाइम में, बहुत कम जगहों पे लिमिटेड चीज़ें देखिए उसको खत्म कर दिया गया। देन यू हैव गॉट पी बहादुर। नाउ पी बहादुर, ये जो 3 ऊपर की बुक है ये जेई के बच्चे रेफर करते हैं, जेई के लिए बहुत अच्छी बुक्स हैं ये, तो आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में इनको यूज़ कर सकते हो। देन अगर मैं थोड़ा और जाऊँ और थोड़ी रेफरेंस बुक्स की तरफ चले जाऊँ तो ब्रूस एच महान है, आर सी मुखर्जी न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छी है। जिनको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी, जिनको लगता है कि मुझे थ्योरी आती है, आप आर सी मुखर्जी की बुक्स के साथ जा सकते हो। देन यू हैव गॉट एटकिंस की थोड़ी इंग्लिश हाई है एंड लिटिल हायर लेवल बुक, बट काफ़ी अच्छी बुक है अगर आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई है। एबिंग है। आई वुड सजेस्ट एनसीईआरटी की बुक्स तो हर किसी को पढ़नी चाहिए। जो भी बच्चा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़े बिना तो आप आगे निकलो ही मत। एनसीईआरटी एक बार नज़र के नीचे से गुजार लो, आपके लिए बेटर होगा। देन पूरी शर्मा पठानिया आपको बीएससी एमएससी का केमिस्ट्री पढ़ने में मदद करेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, काइनेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो 11th-12th का जो काइनेटिक्स होता है और हायर लेवल का जो काइनेटिक्स होता है तो उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जैसे फोटो केमिस्ट्री की बात करते हैं, फोटो केमिस्ट्री 11th-12th में नहीं होता। अब मुझे फोटो केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैं कहाँ से पढ़ूँ, तो आप पूरी शर्मा पठानिया रेफर कर सकते हो। मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। जो हायर लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो पूरी शर्मा पठानिया, एक बुक के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरी शर्मा पठानिया। और लोअर लेवल के जो टॉपिक्स हैं जिनको मुझे पढ़ना है तो मैं पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी को दो और दूसरी प्रायोरिटी इन 3 बुक में से किसी एक बुक को दो। मैं इसमें से भी रेफर करूँगा ओपी टंडन की बुक, जो कि बहुत अच्छी बुक होती है। तो एनसीईआरटी पढ़ लो, ओपी टंडन की बुक पढ़ लो, इससे आपका 11th-12th तक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एमएससी लेवल के कुछ टॉपिक्स को उठाने हैं तो उसके लिए पूरी शर्मा पठानिया वन ऑफ द बेस्ट बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। एक ही बुक में सब कुछ दे दिया, मेरे पास अभी भी वो बुक है, मैं बहुत सजेस्ट करता हूँ पूरी शर्मा पठानिया। दूसरा है आर के प्रसाद। जो बच्चा क्वांटम केमिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है वो आर के प्रसाद का बुक रेफर कर सकता है। मैक्वेरी का भी बुक आता है बट आई वुड सजेस्ट आर के प्रसाद इज फार बेटर। ठीक है। देन पूरी शर्मा कालिया इज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे पूरी शर्मा पठानिया में पूरा हायर लेवल आपको मिल जाएगा, पूरी शर्मा कालिया में आपको पूरा इनऑर्गेनिक मिल जाएगा। अब जेडी ली भी बुक आता है, जेडी ली का बुक आता है। तरह मैनी बुक्स, मार्केट में बुक्स की कमी नहीं है, बहुत सारी बुक्स हैं, बट मेरी पर्सनल सजेशन रहेगी पूरी शर्मा कालिया इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक, जहाँ पे आप पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ सकते हो। अगर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तो मैं फिर से कहूँगा, देखो ओपी टंडन को तो मैं हमेशा प्रेफरेंस देता हूँ, ऑर्गेनिक के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। के.एस. वर्मा भी आप यूज़ कर सकते हो। पॉला ब्रूस इज वन ऑफ अ रियली गुड बुक। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बच्चे पढ़ते हैं, आईआईटी जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं, वो पॉला ब्रूस को रेफर करते हैं। अगर आपको
बीएससी लेवल का केमिस्ट्री पढ़ना है, मॉरिसन एंड बॉयड इज ऑल्सो गुड बुक, काफ़ी थियोरेटिकल बुक है, काफ़ी अच्छा है। अरियन प्रकाशन का भी बुक अच्छा है। ये सारे बुक जो हैं ये जेई लेवल के बुक है, ये जेई लेवल का बुक है, ये जेई लेवल का बुक है। पॉला ब्रूस भी मैं कह सकता हूँ एक तरीके से जेई लेवल के स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन सोलोमोन्स, फिनर, बहाल एंड बहाल, पीटर स्काई, जेडी मार्श एंड एमएस चौहान, ये सब रेफरेंस बुक है। तो ये ऐसे रेफरेंस बुक्स हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छे से मिलेंगे। जैसे आई वुड प्रेफर से कि मैंने पीटर स्काइज को पढ़ा है, काफ़ी अच्छी बुक है। देखो आपको बता दूं, यूपीएससी का जो पेपर 1 होता है वो फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक से डील करता है, डोमिनेंट होता है, और जो पेपर 2 आपका होता है वो ऑर्गेनिक से ज़्यादा डील करता है। तो आपको पेपर 2 के लिए तो ऑर्गेनिक पढ़ना ही पड़ेगा। पेपर 1 में तो यूँ कर सकते हो कि चलो मैं इनऑर्गेनिक थोड़ा कम पढ़ के जाऊँगा तो मैं फिजिकल को थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ। आप अभी जब सिलेबस देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये लिस्ट मैंने बुक्स की दे दी है। यूजुअली स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं सर बुक्स बता दो क्या होती हैं। एक और मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ। ये लिस्ट जो है ये CSIR नेट का लिस्ट है। मतलब जो बच्चे बीएससी के बाद MSc के बाद पढ़ाई करने बैठते हैं IIT जैम के लिए या CSIR नेट के लिए, तो यहाँ पर भी पर्टिकुलर टॉपिक बाय टॉपिक मैंने बुक्स का नाम रखा हुआ है। रेफरेंस बुक्स हैं ये सब। आप अगर इनको पढ़ना चाहते हो आप इनसे भी बुक्स उठा सकते हो। तो ये सारी बुक्स जो हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री की हैं। ये जितनी बुक्स हैं ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स हैं, और ये जितनी हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक्स हैं। टॉपिक बाय टॉपिक आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है किसी एक पर्टिकुलर बुक से, तो आप ये स्पेशलाइज बुक ले सकते हो। जैसे PS कल्सी जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, वन ऑफ द, उसको हम कहते हैं बाइबल है वो स्टीरियो केमिस्ट्री की, आप वो ले सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिविजुअल चैप्टर के सिलेबस की। देखो सबसे पहला टॉपिक जो आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हो वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ना अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूपीएससी का मेन सिलेबस देखोगे, ये जितना भी सिलेबस मैंने उठाया है ये यूपीएससी के ब्राउचर से उठाया हुआ है, इसमें मेरी तरफ से कोई एडिशन नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आपको आना चाहिए, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव आना चाहिए, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, क्वांटम का नंबर, हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन, शेप ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल। इनडायरेक्टली मैं आपसे कहूँ तो ये बीएससी एमएससी लेवल का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से ज़्यादा मैं कहूँगा क्वांटम केमिस्ट्री ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपने लोअर लेवल का एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा हो तो हम वहाँ बोहर्स मॉडल पढ़ते हैं, हम वहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, हम वहाँ पे शेल, सबशेल और वाइटल्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम वहाँ पे मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। बट यहाँ स्टडी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हुआ है। इसका मतलब दिस पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन कह सकते हैं मॉडर्न एरा ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बुक प्रेफर कर चुका हूँ। या तो आप एक काम कर लो, आपको अगर ये सब चीज़ें पढ़नी है तो आप RK प्रसाद का जो बुक है वो काफ़ी अच्छा है। अब RK प्रसाद का पूरा बुक पढ़ने अगर बैठोगे तो आपको मुझे लगता है 2-3 साल तो चले ही जाएंगे। ठीक है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको उतना ही पढ़ना है। तो यहाँ जो टॉपिक्स दिया है वो पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ से निकालो, या मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब पे सर्च करो इससे रिलेटेड टॉपिक्स। किसी ने हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया होगा, किसी ने स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ाया होगा, किसी ने पार्टिकल इन वन डायमेंशन पढ़ाया होगा, क्वांटम नंबर्स के बारे में किसी ने बताया होगा, हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया होगा, हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन क्या होता है, एसपीडी और वाइटल्स के शेप्स क्या होते हैं, शेप्स मतलब नॉट ओनली दिस शेप्स, और थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में। सो एटॉमिक स्ट्रक्चर की तैयारी आप इस तरीके से कर सकते हो। प्रेफरेबली मैं कहूँगा कि यूट्यूब पे ज़्यादा डिपेंड रहो, बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको यूट्यूब पे इससे रिलेटेड मिल जाएगा, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया हुआ है। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो तो अगर किसी के फिजिक्स के वीडियो हैं तो आप वो भी देख सकते हो, बट मेक श्योर कि फिजिक्स के वीडियो देखते समय आप इतने फिजिक्स में ना चले जाओ कि वहाँ पे केमिस्ट्री भूल जाओ। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। ना अगर आप देखो तो केमिकल बॉन्डिंग की सबसे ज़्यादा वेटेज यहाँ पे होती है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग IIT JEE नीट, IIT जैम, गेट, नेट, सेट सब में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मेरी बेस्ट एडवाइस रहेगी स्टार्ट करना NCERT से। केमिकल बॉन्डिंग में कोई एडवांसमेंट नहीं है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिवाइड कर सकते हो आप, लोअर लेवल एटॉमिक स्ट्रक्चर 11-12 में पढ़ाया जाता है, हायर लेवल एटॉमिक स्ट्रक्चर BSc MSc में पढ़ाया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग में जो है वो है, बस केमिकल बॉन्डिंग में एक नई चीज़ है जो ऐड हो जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, जो हायर लेवल पे पढ़ाई जाती है, लोअर लेवल पे उतना नहीं है। बट मैंने अभी भी देखा है कि NCERT और बहुत सारे स्टेट सिलेबस हैं जिनमें लोअर लेवल का MOT भी घुसा दिया है उन्होंने, वहाँ पर भी ऐड कर दिया। तो देखो आपको पता होना चाहिए आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, वी ऑल में थोड़ा डिटेल पढ़ लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड, लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ने ला, और लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ते समय याद रखना आपको यहाँ पे फजान्स रूल पढ़ना है। लैटिस एनर्जी का स्टेबिलिटी बताता है, थोड़ा थर्मोडायनामिक्स आ जाएगा। बॉन्ड हेबर साइकिल को नया पढ़ो तो भी चलेगा, नॉट एन इशू। कोवेलेंट बॉन्ड और उसके जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेना। पोलैरिटीज ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, जिसको हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है डाइपोल मूवमेंट के बारे में। अब इनके ऊपर मेरे वीडियोज़ हैं, आप अगर मेरे चैनल पे आप देखो, बहुत पुराने वीडियो से, जब मैंने चैनल नया स्टार्ट किया था, बट आई बैट कंटेंट बहुत अच्छा है, आप वहाँ से इस कंटेंट को रेफर कर सकते हो। वहाँ पे आप जाके सर्च करना फजान्स रूल एंड डाइपोल मूवमेंट, तो आपको वहाँ पे मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डाइपोल मूवमेंट उस प्लेलिस्ट के, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो।
उसके बाद में आता है वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको हम कहते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, ये तो लोअर लेवल पे भी है। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस और रेजोनेंस की एनर्जी के बारे में पढ़ लेना, थोड़ा फॉर्मुलेज भी पढ़ लेना कि हाउ टू कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी। फिर आता है एमओटी, मैंने कहा ना एमओटी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो एमओटी में आपको पढ़ना है He2+ के बारे में, H2 के बारे में, वॉल्स डायग्राम क्या होता है। ये थोड़ा जो एमओटी है ये लोअर लेवल वाला एमओटी नहीं है, ये थोड़ा सा बीएससी लेवल का एमओटी है, जो आपने थर्ड ईयर या सेकंड ईयर में बीएससी में पढ़ा होगा। हम उसके डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं, आपको ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी और वैलेंस बॉन्ड थियरी के बीच में कंपैरिजन क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। फिर अगर O2 माइनस है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2+ है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से पढ़नी है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ के चले जाना। फिर उसके बाद में शेप्स एंड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ लेना, शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में। अब ये तो लोअर लेवल पे हमको पढ़ाया जाता है कि NH3 का शेप क्या होगा, वाटर का शेप क्या होगा। फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोन पेयर। तो इनके लिए बुक्स में आपसे कहूँगा कि आप NCERT से स्टार्ट करो, NCERT से इनको पढ़ना स्टार्ट करो। और MOT वगैरह अगर आपको पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जहाँ पर भी आपने BSc पढ़ा होगा तो जो भी आपको एक रेफरेंस बुक्स अच्छी बताई होंगी BSc पढ़ने के लिए, आप उनको पढ़ सकते हो। अदरवाइज मैं आपसे कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे सर्च करो, ये सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगा। बहुत सारे इंडिया में एजुकेटर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, देन बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ से इन चीज़ों को रेफर कर सकते हो। आपको महंगे महंगे कोचिंग क्लासेस में केमिस्ट्री के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं ना। सॉलिड स्टेट तो एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और सॉलिड स्टेट में मैंने खुद ने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। मुझे लगता है मेरे भी अगर आप सॉलिड स्टेट के वीडियोस देख लेते हो तो आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। जैसे आपको क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पढ़ना, 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, डेसिग्नेशन ऑफ क्रिस्टल फेसेस, कहाँ कहाँ पे क्रिस्टल फेसेस होते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर एंड यूनिट सेल, जैसे सिंपल क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के बारे में ये इन डिटेल है। ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है IIT जैम के लिए भी। एक्सरे डायफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स, एक्सरे डायफ्रैक्शन पढ़ लेना, ब्रैग्स लॉ और एक्सरे डायफ्रैक्शन रिलेटेड है। क्लोज पैकिंग, रेडियस रेशियो रूल, इन सब पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। कैलकुलेशन ऑफ सम लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इसके भी मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लिमिटिंग रेडियस रेशियो के, NaCl के, ZnS के, सीजियम क्लोराइड के, कैल्शियम फ्लोराइड के सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। स्टोक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये भी मैंने मेरे चैनल पे बनाया है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी बनाया है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। बस एक सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक मैंने वहाँ पे कवर नहीं किया है। तो अगर आप सॉलिड स्टेट का पूरा सीरीज अगर मेरा देख ले तो प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करके, तो आपको वहाँ पे बहुत मदद मिल जाएगी। आपको 1 या 2 दिन लगेंगे पूरी प्लेलिस्ट को देखने के लिए, लगा लो, आप पूरा देख लो। इसके लिए मैं कहूँगा आप 12th स्टैंडर्ड लेवल से पढ़ना स्टार्ट करो, NCERT से पढ़ना स्टार्ट करो। इसके बाद थोड़ी सी मदद ले लो पूरी शर्मा पठानिया की, पूरी शर्मा पठानिया, ये आपको काफ़ी मदद करेगा। इसमें आप मदद ले सकते हो OP टंडन का, OP टंडन का जो बुक है, OP टंडन सर का, वो भी काफ़ी अच्छा बुक है। तो आप ये 3-4 बुक्स रेफर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ वीडियो सीरीज देख लेते हो तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा बुक्स वगैरह रेफर करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। गैसियस स्टेट एंड ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन के बारे में मैं कहूँगा कि स्टार्ट कर लो 11th-12th स्टैंडर्ड के साथ। आपको बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ वगैरह सब पता होना चाहिए, तो ही आप हायर लेवल पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले इन्होंने दिया इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस, रियल गैसेस का इक्वेशन पता होना चाहिए। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस कितने होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेज क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। फिर क्रिटिकल फिनोमेनन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसके लिए आपको पढ़ना होना चाहिए। एंड्रयूस आइसोथर्म क्या होता है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। अब यहाँ KTG आ जाता है। देखो गैसेस के बारे में जब आप पढ़ते हो ना तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, नया टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसके अंदर थोड़ा सा फिजिक्स आ जाता है। तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे फिजिक्स या मैं कहूँ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स ज़्यादा घुस जाता है, आपको वो पढ़ना पड़ेगा। कोलिजन ऑन द वॉल ऑफ इफ्यूजन, कोलिजन ऑन द वॉल एंड इफ्यूजन, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ आइडियल गैसेस। तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, इनके लिए मैं आपको कहूँगा ये सब आपको 11th-12th में नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा हायर लेवल का बुक रेफर करना ही पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूँ पूरी शर्मा पठानिया जो है, पूरी शर्मा पठानिया से आप रेफर करना स्टार्ट करो। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन 11th स्टैंडर्ड पठानिया। अगर आपको, हम इसको PSP लिखेंगे, ठीक है, पूरी शर्मा पठानिया। आपको लोअर लेवल का गैसियस स्टेट और KTG ऑलरेडी आता है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम PSP। यहाँ से टॉपिक चूज कर लो, बुक में सर्च करो, पूरा बुक मत पढ़ना, मैं फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ। बिकॉज देखो जो भी रेफरेंस बुक्स होती हैं ना, वो रेफरेंस बुक्स MSc BSc के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू बनाई जाती हैं। तो आप अगर उसमें से आपके दिए हुए टॉपिक्स को अगर आप सिलेक्ट करके लिख लेते हो, देन मोर देन इनफ। सिर्फ उतने ही टॉपिक्स को पढ़ो। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ रेफर यूट्यूब।
टॉपिक पकड़ो, यूट्यूब पे सर्च करो, जैसे अगर आपको पढ़ना है रियल गैस इक्वेशन, सर्च ऑन यूट्यूब, जो भी वीडियो अच्छा लगेगा आप उस एक वीडियो को देख लो। डोंट वेस्ट मच ऑफ द टाइम, जो टॉप 10 के वीडियोस होते हैं उन्हीं को देखो, टॉप 10 के वीडियोस देखने के बाद आगे निकल जाओ। तो उतनी ही चीज़ें पढ़ो जितनी आपकी ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं ना। थर्मोडायनामिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। थर्मोडायनामिक्स जितना पढ़ाओ उतना कम है। थर्मोडायनामिक्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, लोअर लेवल थर्मोडायनामिक्स, हायर लेवल थर्मोडायनामिक्स। अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लोअर लेवल थर्मोडायनामिक्स आप 11-12 से पढ़ सकते हो। इसके लिए मैं कहूँगा NCERT इज द वन ऑफ द बेस्ट बुक, वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके लिए तो आप मेरे वीडियो सीरीज देख सकते हो केमिस्ट्री एंड टूल से, मैंने काफ़ी बनाई हुई है, बट वो 11-12 लेवल की हैं, आप बोर हो सकते हो तो आप प्लीज़ स्पीड इंक्रीज करके देखना। आई वुड से 1.25x की स्पीड से या 1.75 1.50x की स्पीड से देख लेना, तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। बिकॉज यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक मिनट, हर एक दिन, हर एक घंटा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन माई थियोरेटिकल वीडियोस। ऑनेस्टली स्पीकिंग टाइम वेस्ट मत करना। मैं काफ़ी थियोरेटिकल पढ़ाता हूँ। अगर आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, या तो स्पीड बढ़ाकर देखो, या तो एक काम करो, ऐसे चैनल्स को सर्च करो जहाँ पे बहुत कट टू कट पढ़ाया जाता है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाया जाता है। अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो, हर टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हो, आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप मेरे चैनल का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दैट विल सेव योर टाइम। एंड एज अ स्टूडेंट मेरे लिए मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये तो आपको पढ़ना ही है। इसमें ग्राफ्स वगैरह पढ़ लेना, इसमें इक्वेशंस वगैरह पढ़ लेना। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एंट्रोपी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। इसका कोई थ्योरेटिकल वीडियो पहले देख लेना, एंट्रोपी क्या होती है। फिर उसके बाद में एंट्रोपी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फ्री एनर्जी फंक्शन, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं, डेल्टा जी कहते हैं, थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये जो पार्ट है पूरा, ये आपका 11-12 तक का पार्ट है, इसको जरा ढंग से पढ़ लेना। अब आते हैं हायर लेवल पे। जब आप हायर लेवल पे आते हो तो मैक्सवेल रिलेशनशिप्स, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर डिपेंडेंस ऑफ UH। अब देखो ये हीट कैपेसिटीज़ के बारे में है, अल्फा बीटा के बारे में है, ये सारा हायर लेवल का है। तो मैं इसके लिए कहूँगा वापस से प्यूरी शर्मा पठानिया इज़ रियली अ गुड बुक। आप ग्लासस्टोन का बुक भी यूज़ कर सकते हो, बट वो रेफरेंस बुक हो जाएगा। रेदर डोंट गो विद ग्लासस्टोन, पूरी शर्मा पठानिया के बुक पर ही आप स्टिक रहो, इधर से ही आप ये सब पढ़ सकते हो। थर्मोडायनामिक्स के काफ़ी वीडियोज़ मैंने भी बनाए हुए हैं, जो लोअर लेवल के हैं, कुछ हायर लेवल के वीडियोज़ भी हैं, और आने वाले टाइम में मैं और बनाते रहूँगा। आई डोंट नो ये वीडियो मेरा आप कौन सा स्टूडेंट कब देख रहा है, मे बी शायद ये वीडियो 2027 में कोई स्टूडेंट देख रहा हो, मे बी 2025 में कोई स्टूडेंट देख रहा हो, तब तक शायद मैं थर्मोडायनामिक्स की पूरी सीरीज़ ही कंप्लीट कर दूँ। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैंने थर्मोडायनामिक्स का पूरा सीरीज़ अब तक कंप्लीट नहीं किया है, तो आप दूसरे चैनल्स को रेफर कर सकते हो, या आप कोई BSc की बुक्स को रेफर कर सकते हो, दैट विल हेल्प यू अलॉट। मैंने बुक्स की लिस्ट ऑलरेडी आपको दे दी है। उसके बाद में इन्वर्जन, टेम्परेचर, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, थर्मोडायनामिक्स, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन, फिर नर्स हीट थ्योरम का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंट्रोडक्शन टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यहाँ पर ये रिलेशंस हैं। ये रिलेशंस पढ़ लेना जरा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ऊपर वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस पार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये नीचे वाले पार्ट को मैं इतना वैल्यू नहीं देता ना। व्हेन यू स्टडी फॉर लिक्विड स्टेट, टू बी वेरी फ्रैंक, लिक्विड स्टेट को फिजिक्स में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में लिक्विड स्टेट कम पढ़ाया जाता, तो इसमें आपको थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ेगी फिजिक्स की। तो लिक्विड स्टेट अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा CBSE का, आप NCERT का फिजिक्स का बुक ले लो, NCERT फिजिक्स, वो पढ़ सकते हो आप। तो केल्विन्स इक्वेशन क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होती है, अब सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी के बारे में तो बाकायदा एक चैप्टर ही है जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। वेटिंग, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है, कैपिलरी एक्शन क्या होती है, ये सब केमिस्ट्री में नहीं है। टू बी रियली फ्रैंक, केमिस्ट्री में नहीं है। आपको इसके लिए NCERT का फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। वहीं से पढ़ लो, मोर देन इनफ। मुझे लगता है इसके लिए कोई और रेफरेंस बुक लेने की भी जरूरत नहीं है, वहाँ पे NCERT फिजिक्स में काफ़ी कुछ अच्छे से इसको दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। कमिंग अप टू फेज रूल, फेज इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन ना। फेज इक्विलिब्रिया से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, फेज रूल से रिलेटेड, आप उनको देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है। बट क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन ये तो थर्मोडायनामिक्स में एक्चुअली पढ़ाया जाता है, बट मैंने इसका डेरिवेशन करवाया है, तो आप इसको मेरे चैनल से देख सकते हो। देन फिर फेज डायग्राम फॉर अ प्योर सब्सटेंस मैंने कराया है। फेज इक्विलिब्रिया में बाइनरी सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है। पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। अपर एंड लोअर क्रिटिकल, ये सब चीज़ें जो हायर लेवल ये है ना, पार्शियल मोलर क्वांटिटी, देयर सिग्निफिकेंस एंड डिटर्मिनेशन, एक्सेस थर्मोडायनामिक, ये सब मैंने नहीं पढ़ाया है। तो फेज इक्विलिब्रिया में और सॉल्यूशंस में मैं आपसे ये कहूँगा, मेरी पर्सनल सजेशन होगी, सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ लेना, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं। उसके बारे में आप थोड़ा फेज रूल के बारे में पढ़ लेना, फेज रूल क्या होता है, और थोड़ा सा पढ़ लेना आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ये लोअर लेवल पे है। फेज रूल तो ऑब्वियसली BSc में पढ़ाया जाता है, इसकी तो मेरी बाकायदा पूरी कंप्लीट वीडियो सीरीज़ है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में भी आप सॉल्यूशंस में पढ़ सकते हो, मेरी पूरी वीडियो सीरीज उस पर अवेलेबल है। आयोनिक इक्विलिब्रियम अब तक मैंने नहीं बनाया है, मे बी फ्यूचर में जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तब आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फेज रूल
इतने क्वेश्चंस नहीं आते, बट आप एक बार उसको नज़र मार लो, 1 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में, 2 कंपोनेंट सिस्टम के और 3 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में ऊपर से देख के चले जाना कि वो क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में नॉर्मेलिटी हो गया, मोलैरिटी हो गया, स्ट्रेंथ के बारे में हो गया, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मास के बारे में हो गया, फिर इसके अलावा पीपीएम के बारे में हो गया, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में। आयोनिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूँ तो बफर्स के बारे में पढ़ लेना कि बफर सिस्टम्स क्या होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको मदद करेंगी। आप चाहो तो इसका हायर लेवल स्किप कर सकते हैं, आप इसका लोअर लेवल ज़्यादा पढ़ के जाना, लोअर लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सिलेबस है, आप इसको देख लो। डिबाई-हकल थियरी जो है ये 11th-12th में नहीं है, ये हायर लेवल का डिबाई-हकल थियरी के बारे में, तो आपको ये स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कहूँगा इसके लिए भी पूरी शर्मा पठानिया इज़ रियली अ गुड बुक। पीएसपी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट बुक, डोंट माइंड कि मैं बार बार उसी का नाम ले रहा हूँ। गैल्वेनिक सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ, ये सब आप 11th-12th की बुक्स में से पढ़ सकते हो। आपको इसके लिए एनसीईआरटी रेफर कर लो, मोर देन इनफ, या आप चाहो तो इसके लिए ओपी टंडन का बुक रेफर कर सकते हो, वो भी काफ़ी हो जाएगा। ऊपर के इक्वेशन के लिए आपको पूरी शर्मा पठानिया ही रेफर करनी पड़ेगी। Then process at electrode, double layer at interface, rate of charge transfer, current density, over potential, electroanalytical techniques, ये सारी चीज़ फिर बात आ जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक पोर्शन है जो आपको बीएससी में पढ़ाया जाता है, ये बीएससी एमएससी का सिलेबस है, पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो आप 11th-12th में पढ़ सकते हो, और जो ये हायर लेवल का है ये आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक बुक रेफर कर देता हूँ, स्कूक का एक बहुत अच्छा बुक आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। ये ओवर पोटेंशियल के बारे में, एम्पिरोमेट्री के बारे में, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। यहाँ से एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, इनको इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स कहते हैं। तो आप ये स्कूक की बुक से रेफर कर सकते हो। स्कूक का एक काफ़ी अच्छा बुक आता है, पीडीएफ वगैरह अगर अवेलेबल होंगी तो मैं अपने गूगल ड्राइव में इन सब चीज़ों को अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से उनको ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग अप टू केमिकल काइनेटिक्स। नाउ केमिकल काइनेटिक्स जो है ऑलरेडी मैंने काफ़ी पढ़ाया है। केमिकल काइनेटिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि केमिकल काइनेटिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो केमिकल काइनेटिक्स प्लस पॉलीमर के ऊपर भी केमिकल काइनेटिक्स को लगाया जाता है और पॉलीमराइजेशन पे काइनेटिक्स की स्टडी की जाती है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉज फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फ्रैक्शन ऑर्डर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। रेट इन्वॉल्विंग रिवर्स, पैरेलल, कॉन्जिक्यूटिव एंड चेन रिएक्शंस, ये आपको, अब देखो इसमें भी 2 पार्ट्स में है। 11th-12th का पार्ट आ जाता है, फिर एक पार्ट आ जाता है बीएससी लेवल का, और एक पार्ट आ जाता है एमएससी लेवल का। 11th-12th में आपको पढ़ाया जाता है ऑर्डर के बारे में, रेट लॉ के बारे में। बीएससी लेवल में आपको पढ़ाया जाता है थ्योरीज के बारे में, और एमएससी लेवल पे आपको पढ़ाया जाता है पॉलीमर में जो काइनेटिक्स इन्वॉल्व होता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको पहले तो आप 11th-12th का पढ़ लो। अगर 11th-12th का काइनेटिक्स अच्छे से आता है लोअर लेवल, बीएससी एमएससी की काइनेटिक्स में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो रेट इक्वेशंस हैं, पैरेलल, देखो यहाँ तक आपका 11th है। फिर यहाँ से इन्वॉल्विंग रिवर्स, पैरेलल, कॉन्जिक्यूटिव चेन रिएक्शन, ब्रांच चेन, एक्सप्लोजन, स्टडी ऑफ टेम्परेचर, ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं ये आपकी बीएससी लेवल पे और एमएससी लेवल पे आ जाती हैं। कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थियरी, इसके लिए भी मैं आपको कहूँगा पूरी शर्मा पठानिया का रियली गुड बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हो। बीएससी और भी बहुत सारी बुक्स हैं, अगर ऐसा नहीं कि हमेशा पूरी शर्मा पठानिया ही आपको रेफर करनी है। आपके पास अगर कोई और बुक हैं, अगर आप दिल्ली, कोलकाता या बड़े मेगा सिटीज़ में रहते हो, वहाँ पे बुक्स का जो स्टॉल्स होता है वहाँ जाके पूछिएगा केमिकल काइनेटिक्स का कोई अच्छा बुक दे दो हमें, आपको वहाँ से मिल जाएंगी। बट मैं इतना गारंटी देता हूँ, ये जो हायर लेवल का काइनेटिक्स है, ये हायर लेवल का काइनेटिक्स ये आपको 11th-12th में नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको बीएससी एमएससी की बुक्स को ही रेफर करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले कुछ सालों में मैं मेरे चैनल पे पूरा काइनेटिक्स फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड से लेके एमएससी लेवल तक का पूरा काइनेटिक्स की वीडियो सीरीज़ को मैं रेडी कर सकूँ। आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग अप टू दिस 2 न्यू टॉपिक्स। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको मैं कह सकता हूँ कि 11th-12th में तो मुश्किल ही मिलेंगे। फोटो केमिस्ट्री तो कम्प्लीटली 11th-12th के परे टॉपिक है, इसके लिए आप कर सकते हो। और भी स्पेशलाइज्ड बुक है फोटो केमिस्ट्री की, बट मुझे लगता है पूरी शर्मा पढ़ाने में काफ़ी कॉन्साइज दिया हुआ है, आप उतना रीड कर लो, मोर देन इनफ। कुछ मेरे वीडियोस देख लेना, केमिस्ट्री अनटोल्ड के वीडियोस देख लेना, मदद मिल जाएगी। सरफेस फिनोमिनॉन्स की बात करूँ तो एड्जॉर्प्शंस के बारे में पढ़ लेना। बीईटी इक्वेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीईटी के बारे में पढ़ के जाना। और डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया, कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म, मुझे नहीं लगता इसके बारे में इतना पढ़ने की जरूरत है जितना बीईटी इक्वेशन, लैंगमुर एड्जॉर्प्शन और फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ के जाना। फ्रेंडलिच यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन भी इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है मोर देन इनफ इसके बारे में पढ़ने के लिए। ना कमिंग अप टू बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीटली बीएससी एमएससी का टॉपिक है, बीएससी प्लस एमएससी में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। 11th-12th में ये इसके बारे में नहीं है। तो मैं कहूँगा कि मेटल आयंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, बायोलॉजिकल सिस्टम में उनके रोल्स क्या होते हैं, ये काफ़ी
कम टॉपिक है, ज़्यादा इसको पढ़ने का मगअप करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें पढ़ लेना फेरोडॉक्सिन के बारे में, इनके स्ट्रक्चर फेरोडॉक्सिन के, साइटोक्रोम्स के स्ट्रक्चर्स, साइटोक्रोम को स्ट्रक्चर्स को पढ़ लेना, फेरोडॉक्सिन के बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेना, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेना, और आई वुड सजेस्ट मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ लेना है, उसका टेकअप कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड स्टेट में कैसे दिखते हैं, ऑक्सीजनेटेड स्टेट में वो कैसे दिखते हैं। तो ये बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रट्टा मारना है, टू बी रियली फ्रैंक आपको रट्टा मारना है। इसके लिए मैं आपसे कहूँगा पूरी शर्मा कालिया का जो एक बुक है वो बहुत अच्छा है। फिर अजय कुमार का जो बुक आता है, अजय कुमार का, या और भी कुछ बायो इनऑर्गेनिक के बुक्स होते हैं, उन बुक्स को आप रेफर कर सकते हो, वो आपको काफ़ी मदद करेंगे। ना कमिंग अप टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बहुत बड़ा है ना। आप सब सोच रहे होंगे यार इतना केमिस्ट्री पढ़ना है यूपीएससी के लिए, तो हम साइंटिस्ट बन जाएंगे। तो इवन आई वाज सरप्राइज व्हेन आई सॉ द सिलेबस कि बाप रे इतना सिलेबस है, इतना पढ़ना है। तो फिर इस इतना पढ़ने के बाद तो कोई भी बच्चा नेट सेट का एग्जाम तो आराम से दे सकता है, अगर इतना ही केमिस्ट्री पढ़ना है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं इसके लिए एक बुक, बहुत अच्छी बुक आपको रेफर कर सकता हूँ। रामालिंगम का एक बहुत अच्छा बुक आता है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए बाप बुक है। आपने अगर रामालिंगम का भी बुक पढ़ लिया तो आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वैसे ही आराम से हो जाता है। तो देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है, ये तो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है एंड इट्स मॉडिफिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज इन एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये आपको बीएससी एमएससी पे नहीं, बीएससी एमएससी पे ही मिलेगा, 11th-12th में नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आईयूपैक नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, स्टीरियोकेमिस्ट्री 4 और 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पूरा जो टॉपिक है ये 11th-12th का है। आप इसको 11th-12th का पढ़ लो, इसमें ये पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। फिर ईएन रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, सिंथेसिस स्ट्रक्चर, सिंथेसिस मत पढ़ना, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लेना, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कार्बोनिल, कार्बोक्सिलेट एनायन, कार्बोनिल हाइड्राइड, मेटल नाइट्रोसिल कंपाउंड, मुझे नहीं लगता ये सब के बारे में पढ़ने की जरूरत है। ईएन रूल इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा 11th-12th की बुक्स में। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस विद एरोमेटिक सिस्टम, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, मेटल ओलेफिन कॉम्प्लेक्सेस, अल्काइन कॉम्प्लेक्सेस एंड साइक्लोपेंटेडिनियल कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेटिव अनसैचुरेटेड, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हायर लेवल के हैं, ये आपको मिलेंगे एमएससी के बुक्स में। रामालिंगम इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जिसमें आपको ये टॉपिक्स मिलने के चांसेस हैं। इनकेस अगर कोई टॉपिक आपको ना मिला हो तो प्लीज़ मुझे कम्युनिकेट करने की कोशिश करना, आई विल हेल्प यू आउट कि आपको कहाँ से ले सकते हो। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बोरिंग केमिस्ट्री है जिसके लिए कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकता है। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स यानी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, एस पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डोंट वेस्ट योर टाइम मच ऑन दिस, बट क्या पढ़ के जाना, बोरेन्स के बारे में पढ़ लेना, बोराजीन्स के बारे में पढ़ लेना, फॉस्फेजीन्स के बारे में पढ़ लेना। ये स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरहेलोजन कंपाउंड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उनकी रिएक्टिविटी जो हम 11th-12th में अक्सर पढ़ते थे, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, वो पी ब्लॉक में 525 केमिकल इक्वेशंस होते थे, हर एलिमेंट कौन कहाँ किधर कैसे कैसे क्रिया करता था, नहीं। आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर्स, मेन स्ट्रक्चर, जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरेन्स, बोराजीन्स के बारे में, ठीक है, सल्फर नाइट्रोजन कंपाउंड्स के बारे में, नोबल गैसेस के बारे में, ऑक्सालिक एसिड्स के बारे में। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सेम, आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट में मेथड, स्ट्रक्चर्स वगैरह कुछ नहीं मेथड ऑफ प्रिपरेशंस वगैरह कुछ नहीं पढ़ने, सिर्फ स्ट्रक्चर्स पे फोकस करना। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सेपरेशन कैसे करते हैं, इसमें आ जाता है आपका क्रोमेटोग्राफी। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक एंड स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में ना। पेपर 2 जो है, अभी आपने जितना भी पेपर 1 देखा, आपने देखा होगा इसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, पूरा फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही भरा पड़ा है। तो आप इसमें ऑप्शन है आपके पास, लाइक मैं ये टॉपिक छोड़ के ये टॉपिक कर लूँगा फिजिकल का, ये टॉपिक। पेपर 2 में ऑप्शन ही नहीं है ना भाई, पेपर 2 में ऑर्गेनिक ही है, कंप्लीट ऑर्गेनिक है। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। जो पहला टॉपिक आता है उसको कहते हैं डीलोकलाइज्ड कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब आपको यहाँ से स्टार्ट होती है ऑर्गेनिक का सफ़र। अब हिंदी वाला है कि अंग्रेजी वाला है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सफ़र है। तो एरोमेटिसिटी के बारे में आपको पढ़ना है, एंटी एरोमेटिक, एन्यूलिन्स के बारे में, हेजुलिन्स के बारे में, ट्रोपोलोन्स के बारे में, फुलवीन्स के बारे में, सेडोन्स के बारे में, सेडोनॉन्स के बारे में। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको 11th-12th में नहीं मिलेंगे। जैसे एरोमेटिसिटी मिल जाएगा, चलो एंटी एरोमेटिसिटी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ये सब आपको मिलने वाले हैं बीएससी प्लस एमएससी के टॉपिक्स, हायर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं। फिर रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बारे में बात करूं तो जनरल मेथड, इनका काइनेटिक नॉन काइनेटिक स्टडी ऑफ मैकेनिज्म्स, ऑर्गेनिक रिएक्शन, आइसोटोप्स आना चाहिए, मेथड, क्रॉस ओवर एक्सपेरिमेंट्स, इंटरमीडिएट ट्रैपिंग, ये रिएक्शन मैकेनिज्म्स के टाइप्स हैं, आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको स्पेशली ऑर्गेनिक की ये लोअर लेवल पर नहीं मिलेंगे। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फिजिकल और इनऑर्गेनिक आप लोअर लेवल का अगर आपको आता है तो हायर लेवल आसान हो जाता है, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है।
अब मैं ऑर्गेनिक पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ऑर्गेनिक मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, ना ही ऑर्गेनिक मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं ऑर्गेनिक के लिए आपसे कहूँगा कि प्लीज़ एक ऐसे बंदे को ढूंढो जो आपको ऑर्गेनिक में प्रॉपर और सही गाइडेंस दे सके, क्योंकि मैं कोई कमेंट कर दूंगा और वो 100% सही नहीं रहेगा तो दैट विल नॉट बी करेक्ट। मतलब मैं जिस चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं उसी चीज़ की कमेंट कर सकता हूँ। तो आई थिंक सो ऑर्गेनिक फिजिकल इनऑर्गेनिक में मैं आपको काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी काफ़ी मदद कर सकता हूँ, आपको काफ़ी गाइडेंस दे सकता हूँ कि कौन सा टॉपिक कहाँ से मिलेगा। ऑर्गेनिक की नहीं मैंने कोई बुक्स पढ़ी हैं ज़्यादा, कुछ लिमिटेड बुक्स पढ़ी हैं, वो भी उसमें से भी लिमिटेड टॉपिक्स पढ़े हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक ऐसे टीचर को, एक ऐसे एजुकेटर को ढूंढो ऑनलाइन यूट्यूब पे, बिकॉज आई पर्सनली फील कि यूपीएससी एमपीएससी के बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वहाँ पे कोई ना कोई टीचर होगा जो ये सारे टॉपिक्स पढ़ाता होगा। आप उन टीचर्स को गाइड उनको फॉलो करो और उनसे ऑर्गेनिक के बारे में बात करो। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर बता सकता हूँ कि सिलेबस क्या है। जो बच्चा प्रिपरेशन करने की सोच रहा है कि हाँ मुझे करनी है और मुझे केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है, वो स्टूडेंट्स यहाँ से सिलेबस देख सकते हैं कि ये सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें आप कितना पढ़ते हो, कितना छोड़ते हो, कितना याद रहता है, क्योंकि आपको साइड बाय साइड अपार्ट फ्रॉम साइंस यू नीड टू रिमेंबर मैनी डिफरेंट थिंग्स। तो आप डिसाइड कर लो आपको क्या क्या उसमें करना है, ठीक है। सो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ना है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म्स हम कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल पे हम जितना जल्दी हो सके इसको कवर करवा सकें आने वाले टाइम। देन यू हैव गॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, SN2, SNI। तो ये सारी E1, E2, E1CB, E2 मैकेनिज्म, सिटजेफ हॉफमैन रूल, प्रोबेबिलिटी एसिंग एलिमिनेशन, ये सारी चीज़ें हमने लोअर लेवल पे भी पढ़ी हैं और ये सारी चीज़ें हमने हायर लेवल पे भी पढ़ी हैं। देन यू हैव गॉट एसिड एडिशन रिएक्शंस, देन यू हैव रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट। ये देखो ये रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इतनी तो मुझे नॉलेज है, मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा यहाँ पे फॉरवॉस्की, क्लेजन, कूप, स्टीवन, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको आने चाहिए। एल्कोहल कंडेंसेशन, ये एक लिस्ट उन्होंने बना दी है। देखो आप अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करो, रिएक्शन मैकेनिज्म्स की, तो दुनिया भर के हैं। मतलब मैंने तो एक ऐसी भी बुक देखी जिसमें 1500 रिएक्शन मैकेनिज्म्स थे, 1500, 1500, यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग। तो आप यहाँ से उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को ले लो और यूट्यूब पे जाके आप सिर्फ अल्डोल कंडेंसेशन डालो, आपको 50 वीडियो मिल जाएंगे। आप क्लेजन कंडेंसेशन डालो, 50 वीडियो मिल जाएंगे। आप स्टॉबे डालो, आप पर्किन डालो, आपको दुनिया भर के नोवेंजल डालो, आपको दुनिया भर के वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हो, वहाँ से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ट्रिक्स, शॉर्टकट, देखो यूपीएससी के स्टूडेंट के लिए ट्रिक्स एंड शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको लैब में जाके रिसर्च तो करनी नहीं है। ही डोंट वांट टू बी अ साइंटिस्ट, ही वांट टू पास दैट एग्जाम। तो आप थ्योरीज पे ध्यान ना दो, आप टिप्स एंड ट्रिक्स पे ध्यान दो। हाउ टू रिमेंबर, उनको याद कैसे रखते हैं, फ्लो शीट कैसे बनाई जाती है, चार्ट कैसे बनाया जाता है। लगा एक दीवार पूरी डेडिकेट कर दो केमिस्ट्री के लिए, जहाँ पे मेन केमिस्ट्री की चीज़ें आपको वहाँ पे प्लॉट करती मिलेंगी। देन पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के बारे में, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, यहाँ पे थोड़ा पॉलीमर आ जाता है। पॉलीमर तो हमने 11th-12th में जो पढ़ा था वही है, जैसे पॉलीस्टीरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है, नायलॉन है, टर्लिन है, सिंथेटिक एंड नेचुरल रबर है। ये सब हमने नॉर्मली 11th-12th में भी पढ़ा है, तो इसको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। Now coming up to the next topic, synthetic uses of reagents। भाई बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आप अगर देखो तो इसमें अलग अलग रिएजेंट्स दिए हुए हैं, OSO4, HiO4, CrO3, ये सब रिएजेंट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फोटोकेमिस्ट्री फिजिकल में भी आता है, फोटोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक में भी आता है, लेकिन फिजिकल का और ऑर्गेनिक का फोटोकेमिस्ट्री अलग है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी के काफ़ी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, बट ये स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग है। एक्चुअली यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा चीज़ें आती हैं। फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि देखो वाइब्रेशनल में देखो डायटोमिक मॉलिक्यूल, लीनियर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें चलो फिजिकल में भी पढ़ लोगे, बट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूँ, एप्लीकेशन टू कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स एंड कॉन्जुगेटेड कार्बोनेल्स, वुडवर्ड फिशर रूल, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो ये फिजिकल में हम नहीं पढ़ते, ये आपको ऑर्गेनिक में आ जाता है। अब जैसे NMR की मैं बात करूँ, दे विल नॉट आस्क यू द फॉर्मूलास कि बताओ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, नहीं, दे विल आस्क यू बेसिक प्रिंसिपल, केमिकल शिफ्ट, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन एंड कपलिंग कांस्टेंट। आपको इससे ये क्यों कपलिंग कांस्टेंट, बिकॉज आपको इससे मॉलिक्यूलर इलुसिडेशन करना आना चाहिए। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी सेम है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो कुछ हद तक मेरा चैनल भी आपकी मदद कर देगा। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी वीडियोस में बना सकूँ जो यूपीएससी टारगेटेड भी हों, बट आप बाकी के चैनल्स को भी रेफर कर सकते हो जहाँ से आप ये सारी चीज़ें पढ़ सको। बट डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ मॉलिक्यूलर इल्यूसिडेशन पढ़ना सीख लेना, मॉलिक्यूलर इल्यूसिडेशन, क्योंकि मॉलिक्यूलर इल्यूसिडेशन आपको ग्राफ, आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा, वैल्यू दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपको बोला एक कंपाउंड के अलग अलग कंपोनेंट्स का जे स्पिन कपलिंग कांस्टेंट दे दिया जाएगा, स्पिन स्पिन इंटरेक्शन या कपलिंग कांस्टेंट बोला जाएगा, बताओ इसका स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करो क्या होगा। फिर उसमें NMR की वैल्यू देंगे, IR की वैल्यू देंगे, UV की वैल्यू देंगे, आपको उससे पता करना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है ना। ये सिलेबस, ये सब MSc का सिलेबस है। तो जो बच्चे BSc के बाद सोच रहे हैं कि हम ये सब पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा।
अब आई डोंट नो अप टू व्हाट एक्सटेंट ऑल दिस थिंग्स आर करेक्ट, बट ये सिलेबस जो था वो यूपीएससी के वाउचर में था जहाँ से मैंने ये उठाया है, और ये मेंस का सिलेबस था पेपर 1 पेपर 2। एंड अगर ये सच में ये सिलेबस है, अगर यूपीएससी ये प्रेडिक्ट कर रहा है, तो दिस इज मोस्टली इक्विवेलेंट टू व्हाट यू स्टडी